नमस्कार, स्वागत है। आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे कानून की जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की तकदीर को एक नई शक्ल दी। चार्टर एक्ट 1793। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सरकार और कंपनी के बीच सत्ता की एक जबरदस्त रस्साकशी थी, जिसने आने वाले कई दशकों के लिए भारत का भविष्य तय कर दिया। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये हुआ कैसे कि एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने लगी। यही वो सवाल है, वो टेंशन है जो 1793 के चार्टर एक्ट के बिल्कुल सेंटर में था, और इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, 1793 का ये एक्ट, ये कोई नई कहानी की शुरुआत नहीं थी। नहीं, ये तो ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो पावर स्ट्रगल चल रहा था ना, उसी में एक जरूरी मोड़ था, एक अहम चेक पॉइंट था, जिसने उनके रिश्ते के नियम फिर से लिखे। अच्छा, तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखिए, ये एक्ट अकेला नहीं आया था। इससे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, फिर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, और फिर आया ये 1793 का चार्टर एक्ट। ये तीसरा बड़ा कदम था, और हर कानून के साथ सरकार की पकड़ कंपनी पर और मजबूत होती जा रही थी। अब इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दो चेहरे थे। एक तरफ वो एक ट्रेडर थी, एक व्यापारी, और दूसरी तरफ वो एक शासक थी, एक सॉवरन। और ब्रिटेन में इस बात पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई थी कि भाई, एक प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी को इतनी पॉलिटिकल पावर देना, ये कहाँ तक सही है। तो चलिए अब सीधे एक्ट के अंदर घुसते हैं और देखते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या थे। इसे एक तरह से कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बीच की एक डील समझिए, एक बहुत ही केयरफुली नेगोशिएटेड डील, जिसने दोनों के हक और जिम्मेदारियां साफ साफ तय कर दें। इस एक्ट का सबसे बड़ा और सीधा असर, कंपनी को मिला 20 साल का एक्सटेंशन, मतलब भारत में उनका राज और व्यापार अगले 20 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया। लेकिन इसमें ट्विस्ट था, ये एक टाइम लिमिट के साथ आया था। मतलब ये कि सत्ता परमानेंट नहीं है, एक तरह की लीज है, जिसे हर 20 साल में रिव्यू किया जाएगा। तो ये एक्ट, जैसा मैंने कहा, एक डील थी, और ये एक दोधारी तलवार जैसी थी। देखिए, कंपनी को क्या मिला? ट्रेड मोनोपोली, यानी व्यापार का एक अधिकार और शासन करने का अधिकार। वहीं सरकार ने अपने पास क्या रखा? अल्टीमेट सॉवरेनिटी, मतलब अंतिम सत्ता और कंपनी के कामों में दखल देने का अधिकार। साफ कर दिया गया कि असली बॉस कौन है। अब ये ट्रेड मोनोपोली क्या चीज थी? इसका सीधा सा मतलब था कि इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। कोई दूसरा प्राइवेट ब्रिटिश ट्रेडर यहाँ आ ही नहीं सकता था। और इसी मोनोपोली ने कंपनी को बेहिसाब दौलत और ताकत दी, इतनी कि वो दुनिया की सबसे अमीर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक बन गई। अच्छा, ट्रेड की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन के स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया। यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है सेंट्रलाइजेशन, मतलब सारी पावर को एक जगह इकट्ठा करना। बिल्कुल, इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को जबरदस्त शक्तियां दी। उन्हें भारत में सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर बना दिया गया। मतलब वो ब्रिटिश इंडिया के सबसे बड़े बॉस बन गए। चाहे जंग का फैसला हो या शांति का, सब कुछ अब बंगाल से तय होना था। तो नई चेन ऑफ कमांड कैसी दिखती थी? टॉप पर था बंगाल का गवर्नर जनरल, वो सुप्रीम अथॉरिटी था, और उसके नीचे आती थीं मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज। अब वो इंडिपेंडेंट नहीं थीं, उन्हें बंगाल के ऑर्डर्स मानने ही पड़ते थे। एकदम क्लियर कट हायरार्की बना दी गई। अब गवर्नर जनरल अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते थे, उनकी मदद के लिए एक काउंसिल थी। इस काउंसिल की जिम्मेदारियां भी तय की गई, जैसे कि न्याय, कानून, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब देखना। मकसद था एक ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल सिस्टम बनाना, जहां सबको पता हो कि किसका क्या काम है। न्याय के क्षेत्र में भी कुछ सुधार हुए। ऊपर से तो ये लग रहा था कि अलग अलग अदालतों के अधिकार क्षेत्र को साफ किया जा रहा है, लेकिन इसका एक बड़ा और लंबा असर ये हुआ कि इंडियन लीगल सिस्टम पर इंग्लिश कानून और इंग्लिश भाषा की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। तो ये सारे बदलाव तो हो गए, लेकिन सवाल ये है कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हुआ भारत पर और खुद कंपनी पर भी। चलिए अब इसके नतीजों को समझते हैं। ये जो पावर शिफ्ट है, इसे ऐसे समझ सकते हैं, कंपनी की आज़ादी, उसकी इंडिपेंडेंस, वो कम हो रही थी, और सरकार का कंट्रोल वो लगातार बढ़ रहा था।
तो भले ही कंपनी को 20 साल और मिल गए, लेकिन उसकी लगाम अब सरकार के हाथों में ज्यादा कसकर आ गई थी। पैसों के मामले में भी एक नया सिस्टम बना। अब कंपनी की ड्यूटी थी कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा, जिसे एनुअल ट्रिब्यूट कहते थे, ब्रिटेन को दें, और इसके बदले सरकार का हक था कि वो कंपनी के सारे हिसाब किताब की जांच कर सके। मतलब कंपनी के खजाने पर भी अब सरकार की नजर थी। और भारत पर इसका क्या असर हुआ? खैर, असर बहुत गहरा था। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश ढर्रे पर चलने लगा। कानून व्यवस्था और सख्त हो गई। और सबसे बड़ी बात, भारतीयों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में ऊंचे पदों के दरवाजे बंद कर दिए गए। भारतीय समाज पूरी तरह से ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बन रही थी? ये कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ब्रिटिश सरकार की बढ़ती निगरानी की वजह से कंपनी की पॉलिटिकल आज़ादी खत्म हो रही थी। वो धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट बनती जा रही थी, जिसका काम था बस जमीनी स्तर पर हुक्म चलाना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या 1793 का ये एक्ट, जिसने कंपनी को 20 साल की जिंदगी और दी, असल में उसके अंत की शुरुआत थी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ब्रिटिश रूल के कॉम्प्लेक्स नेचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।